प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने बात की थी कि प्रशासन और राजनीति का क्या संबंध है। तो हम बात कर रहे थे कि प्रशासन और राजनीति के आपस के संबंधों की, और क्योंकि हम जानते हैं कि प्रशासन जो है वो राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन काम करता है, इसलिए और ये प्रशासनिक कार्यपालिका, इसलिए हमने इस व्याख्यान में बात की थी कि वास्तव में प्रशासन क्या है कि प्रशासनिक कार्यपालिका का एक अंग है, और प्रशासनिक कार्यपालिका जो है वो राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन, प्रशासन है वो राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन काम करता है। और उसके बाद में हमने बात की थी कि जब जो भारतीय प्रशासन है उस भारतीय प्रशासन का जो स्वरूप वर्तमान में वो किस प्रकार से विकसित हुआ है, किस प्रकार से इसका विकास हुआ है। तो आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि जो भारतीय प्रशासन है उस भारतीय प्रशासन का जो स्वरूप, उसकी जो विशेषताएं हैं और उसमें जो संगठनात्मक प्रक्रियाएं हैं, उसकी जो अवधारणाएं हैं, उसके जो गुण अवगुण वो किस प्रकार से विकसित हुए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हम देखेंगे कि जो भारतीय प्रशासन का जो विकास जिस प्रकार से हुआ है, हम उसकी विकास यात्रा के बारे में बात करेंगे। और विकास यात्रा के बारे में हम विभिन्न पड़ावों पर बात करेंगे। पहला पड़ाव हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन जो कालीन प्रशासन है, इस प्राचीन कालीन प्रशासन की बात करेंगे। फिर हम मध्यकालीन प्रशासन की बात करेंगे। फिर हम आधुनिक जो समय है उसकी बात हम करेंगे। और जब हम ये देखेंगे कि प्राचीन कालीन, तो प्राचीन कालीन जब प्रशासन की बात करेंगे तो हम यहाँ पर हड़प्पा जो सैंडो संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा कालीन प्रशासन की बात करेंगे। तत्पश्चात हम वैदिक जो कालीन प्रशासन है उसकी बात करेंगे। वैदिक कालीन के बाद में मौर्यकालीन जो प्रशासन है उसकी हम चर्चा करेंगे। मौर्यकालीन के बाद में गुप्तकालीन प्रशासन की हम चर्चा करेंगे। मध्यकालीन जब प्रशासन की विकास यात्रा की बात करेंगे तो मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में हम राजपूत काल जो है उस समय की व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम सल्तनत जो कालीन या सल्तनत काल में किस प्रकार से प्रशासन रहा है उसकी बात करेंगे। और बाद में हम मुगल काल की बात करेंगे। ये मुगल काल में दो हिस्सों में आ जाता है कि मुगल काल वर्तमान की बात करते हैं, तभी मुगल काल की बात करते हैं। तो मुगल काल में किस प्रकार से प्रशासन रहा उसके बारे में बात करेंगे। और फिर है ब्रिटिश जो कालीन प्रशासन व्यवस्था है, इस प्रकार से बात करेंगे। तो ये जो विभिन्न पड़ाव हैं जिसमें हम एंशिएंट पीरियड की बात करेंगे, मिडिल एज की बात करेंगे और मॉडर्न एज की बात करेंगे। तो जब एंशिएंट एज की बात करेंगे तो हड़प्पा, वैदिक, मौर्य, गुप्तकालीन, ये प्राचीन हमारे विभिन्न प्रकार के युग रहे हैं जिसमें शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं में परिवर्तन रहा है। उसके बाद में हम मध्यकाल में राजपूत और सल्तनत काल की बात करेंगे। आधुनिक काल में मुगल काल और ब्रिटिश काल की बात है। उस प्रकार से इन युगों में या इस समय या इन एराज में किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था रहेंगे हमारी चर्चा का विषय रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा कालीन। हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है और संस्कृति है, इस हड़प्पा कालीन सभ्यता संस्कृति के बारे में जितने भी जो अनुमान है और जिस प्रकार की विचारधाराएं बनी है, जिस प्रकार की स्पष्टीकरण और दृष्टिकोण हमें विकसित हुए हैं, उसका मूल कारण है कि वहाँ जो पाया गया है, जो वहाँ पर पाया गया है उस पाए गए उसके आधार पर बात करते हैं। सबसे पहले बात है कि ये जो ये सभ्यता थी वो सुव्यवस्थित थी। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यवस्था सुव्यवस्थित हो, वेल प्लान्ड हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो और वेल फंक्शन हो, इसका मतलब है कि वहाँ पर जो प्रशासन रहा होगा वो निस्संदेह ही बहुत सुव्यवस्थित और विभेदीकृत, जिसको हम क्लासिफाइड कहते हैं, स्पेशलाइज्ड कहते हैं, तो विभेदीकृत होगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन जो प्रशासन है वो सुव्यवस्थित होगा, वो विभेदीकृत रहा होगा। और जिस प्रकार की वहाँ पर जो व्यवस्थाएं
व्यवस्थाएं पाई गई हैं नगरों की, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये नगरीय प्रशासन या रहा होगा, नगरों में नगर पालिकाएं रही होगी, तो नगरीय प्रशासन के वहाँ पर उनको मिलते हैं। और फिर जिस प्रकार से वहाँ पर पूरे सैंडल क्षेत्र की बात करते हैं कि इधर हम जैसे पाकिस्तान से लेके इधर उत्तर प्रदेश से लेके गुजरात से लेकर इस प्रकार का बड़ा क्षेत्र है, यहाँ हम कहते हैं कि गुजरात में धोला विराटक है, यहाँ उत्तर प्रदेश में मेरठ तक इसका अस्तित्व है, यहाँ पंजाब पाकिस्तान तक इसका जो है, यहाँ सिंध जो प्रांत है वहाँ है। इस प्रकार से ये 2-2.5 हज़ार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए जो सभ्यता थी, इसमें जो भाषा है वो भाषा एक जैसी पाई गई है, मकानों की जो व्यवस्थाएं हैं वो एक जैसी पाई गई है, लिपि एक जैसी पाई गई है। इसका मतलब है कि इस पूरे विभाग का नियंत्रण एक बड़े साम्राज्य के रूप में रहा होगा, और उस बड़े साम्राज्य में एक भाषा, एक प्रकार के भवन, एक प्रकार की लिपि, ये जो बताते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो प्रशासन है वो विस्तृत क्षेत्र में फैला होगा, और वहाँ पर एक जैसे बाण, एक जैसी भाषाएं, एक जैसे नियम कानून कायदे चलते होंगे, क्योंकि सभी जगह पर मोर और लेस एक जैसी वहाँ पर व्यवस्थाएं पाई गई है। तो इस प्रकार से हम इस सभ्यता और संस्कृति की भाषा में पढ़ नहीं पाए हैं, वास्तव में उन मोहरों पे क्या लिखा गया है, इस लेखों में क्या लिखा गया है। जिस दिन ये पढ़ी जा सकेगी और हम इसका कहते हैं कि मूल अर्थ इसको समझ पाएंगे, तब हमें समझ पाएंगे कि आज से या संयोग जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है वो हम कहते हैं कि 2500 BC से लेकर के 1750 BC बिफोर क्राइस्ट भारतीय जो क्षेत्र है वहाँ पर प्रशासन की एक सुव्यवस्थित प्रणाली उपस्थित थी। इसका मतलब है कि वर्तमान में हम किसी भी स्थिति में हो, लेकिन भूतकाल में और विश्व के जो ज्ञात सभ्यताएं हैं उन सब सभ्यताओं में से अधिक सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत और विभेदीकृत प्रशासन भारतीय उप क्षेत्र में या भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता था। निसंदेह हमारे लिए बड़ी गौरव की बात होगी। और अब दूसरी फिर हम बातें हैं कि साहब दूसरी जो सभ्यता है वो वैदिककालीन सभ्यता है। इस वैदिककालीन सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो वैदिक काल में हमको लिखा हुआ जो साहित्य है और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं प्रक्रियाएं शासन प्रशासन के बारे में हमको वेदों से जानकारी मिलती है। इस वैदिककालीन सभ्यता को दो भागों में बांट सकते हैं, एक वैदिककालिक होता है और एक उत्तर वैदिककालिक कहते हैं। एक्चुअली क्या था कि वेदों की जो संरचना हुई वो भी 300-400 साल के दौरान चारों वेदों की संरचना हुई। तो सबसे पहले ऋग्वेद का सर्जन हुआ, ऋग्वेद की सर्जन के बाद अन्य वेदों का निर्माण हुआ। और ऋग्वेद कालीन जो व्यवस्थाएं थी और उत्तर वैदिक मतलब जब वेद काल पूरा हुआ तो उस समय तक आध्यात्मिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन आ गया था। तो इस कारण से ऋग्वेदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन में थोड़ा बहुत फर्क है, ज़्यादा इसमें फर्क नहीं है। सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि ऋग्वेदिक काल का जो शासन है, क्योंकि हम प्रशासन की बात करते हैं और प्रशासन शासन का स्वरूप होता है। प्रशासन क्या होता है? शासन का स्वरूप होता है। जैसा शासन होगा वैसे प्रशासन होगा। अगर राजतंत्र है तो प्रशासन उसके अनुकूल होगा, लोकतंत्र होगा प्रशासन उसके अनुकूल होगा। वैदिककालीन सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पाया जाता है कि साहब यहाँ पर सबसे पहले परिवार इकाई होती है और उस परिवार इकाई से बाद में अनेक परिवार मिलकर कुटुंब बनते थे और अनेक कुटुंब मिलकर के वो ग्राम बनते थे और अनेक ग्राम मिलकर के वो विश्व बनते थे और अनेक विश्वों से जन का निर्माण होता था और जन से राष्ट्र का निर्माण होता था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं होता था। जन या जिसको बाद में जनपद नाम दिया गया, जनपद का मतलब है कि कोई विशेष समूह, एक जन जो है विशेष समूह क्षेत्र में रहता है उसको जनपद कहते हैं। और जनपद का प्राय जो क्षेत्र देखा गया या जिस प्रकार के जनपदों के नाम लोगों को मिलेंगे वो एक जिला स्तरीय प्रशासनिक संगठन रहा होगा, प्रशासनिक राजनीतिक संगठन रहा होगा। तो जिले से बड़ा क्षेत्र मिलेगा तो जन तो बहुत बड़ी इसमें प्रशासनिक इकाई या शासनिक इकाई नहीं रही थी। हाँ ये था कि यहाँ पर परिवार कुटुंब, उसके बाद में ग्राम, ग्राम के बाद में अनेक गाँव के विश्व बन गए, जिससे जन मिल गए और
जन का जो नेता था उसको गोप कहते थे। जब राजनीतिक प्रणाली का जन्म हुआ उस समय गोप जो होता था वो एक तरह से युद्ध का नेता हुआ करता था। बड़े बड़े समूह होते थे और इन समूहों में गाय प्रमुख रूप से कहते कि धन संपत्ति मानी जाती थी, और आपस में जो जन थे उन जनों के बीच में गाय और खेती की भूमि को लेकर के थोड़ा बहुत झगड़ा होता था। उसमें युद्ध के नेता को गोप कहते थे। बाद में इस युद्ध के नेता ने स्थायी रूप प्राप्त कर लिया और इसको कहते हैं कि जो जितने भी जो जन के जो लोग थे उसको हवी का मतलब है अपना जो भी अपने पास संपत्ति उसका एक हिस्सा देने लगे, उसको कहते हैं कि टैक्स। उसको बाद में कन्वर्ट किया गया टैक्स। पहले तो होते थे हवी के बाद उसको भेंट लेते थे, भेंट पर उसको टैक्स का नाम दे दिया गया। तो गोप जो था वो जन का राजा था। और जहाँ पे जनपद विकसित हो रहा था उसके बाद एक बड़ा समूह बन गया, तो ये राष्ट्र के रूप में पहचान लगा और उसके नेता को राजा का नाम दिया गया। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि जन जबकि बात की जाती है तो गोप होता नेता, और उसके बाद में जो बड़ा हुआ राष्ट्र के रूप में तो वहाँ जो राजनीतिक नेतृत्व कर रहा था उसको राजा नाम। ये जो राजा जो था अब ये धीरे धीरे जब व्यवस्थाएं बढ़ती गई तो राजा क्या हुआ कि वंशानुगत होता गया। जो युद्ध का नेता था वो धीरे धीरे माना गया कि साहब राजा का बेटा वो क्या बनेगा, राजा बनेगा, फिर इसका बेटा फिर राजा बनेगा। इसका मतलब है कि प्रणाली क्या होगी, वंशानुगत होगी। और प्रणाली वंशानुगत होती गई तो उसके बाद में फिर इस राजा को अनेक, जो कि जैसे इसका कहते हैं कि प्रणाली का विकास हुआ तो इसको अनेक काम करने पड़े। सुरक्षा की बात व्यवस्था करनी पड़ी, उसको टैक्स इकट्ठा करने के लिए इसको आदमी व्यवस्था पड़ी। फिर हर जो जन और समूह के जो लोग थे वो जब भी कोई समस्या आती उनके सामने तो वो या राजा के पास पहुंच जाते थे। तो इस प्रकार से उनको ये भी हुआ कि वो उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। इसका मतलब है कि इस समय जो इसकी जो सहायता करते थे वो इसका कहते हैं कि अपने से प्रशासनिक अमला था। तो ये जो राजा गोप है इसमें यहाँ पर गोप की सहायता के दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ग्रामीणी और दूसरा सेनानी। ये इनका विकास होता है। ग्रामीणी ये छोटे क्षेत्र का, गोप छोटा क्षेत्र था। यहाँ पर हम अलग से कुछ बात लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें जैसे कि जो वैदिककालीन राजा था उस राजा की सहायता के लिए 3-4 आदमी काम करते थे। सबसे पहले जैसे मान लीजिए किसका, ये तो राजा जिसको हम गोप भी कहते हैं, राजा भी कहते हैं। और इसके बाद में इसकी सहायता के लिए सेनानी की नियुक्ति किया जाता था। उसको सेना की आवश्यकता के लिए अनेक अन्य व्यक्ति की आवश्यकता हुई जो उसके लिए कहते हैं कि सेना का जुगाड़ सेना का इकट्ठा कर सके, सेना को रोक सके, है व्यवस्था कर सके। उसके बाद में इस गोप से जो छोटा जो था वो था विष, और विष का जो सेनापति था विषपति, ये विष की सहायता करता था। और इससे छोटी जो संस्था थी या छोटा समूह जो था वो ग्राम था, वो था ग्रामीण। इसका मतलब है कि राजा जो था या गोप जो था वो जन के लिए काम करता था, ये जन या जनपद के लिए काम करता था। उसी प्रकार से उसे छोटे जो समूह का विष कराता था उसके लिए विषपति अधिकारी काम करता था। और उसे छोटा था ग्रामीण, ग्राम उसे ग्रामीण। इस प्रकार से गोप, सेनानी, विष और विषपति और ग्रामीण ये एक तरह से शुरुआती प्रशासनिक व्यवस्था या शासन की व्यवस्था के प्रमुख अंग रहे। इसी समय क्या हुआ कि राजा चूंकि यहाँ पर एक जब वैदिककालीन सभ्यता की बात करते हैं तो अनेक धार्मिक कर्मकांड और अनेक धार्मिक क्रियाएं यज्ञ वगैरह, तो वहाँ पर एक पुरोहित जो था वो राजा की सहायता करेगा। यहाँ पर एक जैसे सेनानी है उसी प्रकार से पुरोहित राजा के साथ यहाँ पर पाया जाता था। और ये जो दो वो थे राजा के प्रमुख सेवा सलार या राजा के प्रमुख कार्यकर्ता थे। पुरोहित जो था वो राजा को धर्म के बारे में साहब क्या सही हो क्या गलत उसके बारे में जानना था। साथ में ही वो राजा के साथ युद्ध में जाता था और राजा की विजय की कामना करता था। और साथ में इसके अलावा वो अनेक धार्मिक क्रियाओं को संपन्न कराने में काम करता। तो राजा को सलाह देना, राजा के साथ युद्ध में जाना, धार्मिक क्रियाएं संपन्न कराना, ये एक तरह से राजा का वो था मुख्य कार्यकर्ता था जो काम करता था। दूसरा जो सेनानी था
उस प्रकार से राजा पुरोहित और सेनानी, ये जो तीन व्यक्ति थे, ये केंद्रीय, अगर उस प्रकार से बात करें स्त्रीकृत अगर प्रशासन की बात करें तो ये केंद्रीय प्रशासन के अंग थे। उसी प्रकार से ये जो थे वो स्थानीय प्रशासन के अंग थे। ये स्थानीय प्रशासन के अंग थे कि विश्वपति, विश्व का जो क्षेत्र था वहां पर क्या करता उसको विश्वपति, और दूसरा जो ग्रामीण क्षेत्र था उसके लिए क्या ग्राम, ग्राम के लिए ग्रामीण। तो इस प्रकार की व्यवस्था पाई गई। अब यहाँ पर दो बात हम करना चाहेंगे। इसे मान लीजिए कि ये प्रारंभिक व्यवस्था तो इसको ऋग्वैदिक कालिक कहते हैं, इसको कहते हैं ऋग्वैदिक कालिक कहते हैं। जैसे ही ऋग्वेद से हम उत्तरवैदिक काल की तरफ चलते हैं तो थोड़ा सा इसमें विकास हो जाता है, और विकास हो जाता है कि राजा, पुरोहित, सेनानी, इसमें प्रधानमंत्री तो नहीं कहते थे उस समय, उसको मंत्री कहते थे। तो मंत्री और जुड़ जाते हैं जो उसकी सहायता करते थे, और उसका नाम जैसे मान लीजिए कि कई बार उसको मुख्य अमात्य भी कहा गया, इस प्रकार से मुख्य अमात्य कहा जाने लगा। और इस समय अब ये तो था कि प्रशासनिक का कहते हैं कि केंद्रीय ढांचा और प्रशासन का कहते स्थानीय ढांचा। इस प्रकार से दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर जो भी राजा बनता था या जो भी युद्ध का नेता बनता था वो जनता के सामने एक शपथ लेता था कि मैं इस जन की भलाई के लिए काम करूंगा, और जन की भलाई नहीं करके मुझे अपने पद से हटा दिया जाए। तो कई बार स्थिति आई कि राजा को हटा दिया गया, लेकिन वो वंशानुरूप होता गया, तो ये भावनाएं कम होती गई कि राजा को बहुत कम मात्रा में हटाया गया। अब चूंकि राजा जो था वो निरंकुश ना हो जाए, जो गोप जो था उसमें निरंकुशता नहीं आए, इसके लिए दो प्रकार की व्यवस्था या दो संस्थाएं, जिसको हम कहते हैं सभा और समिति। यहाँ पर इस राजा पर नियंत्रण के लिए दो संस्थाएं थी, एक थी सभा और एक थी समिति। सभा जो थी वो अभिजन, जो इलिट ग्रुप था, ये जो वृद्ध जो लोग थे उस समय या महत्वपूर्ण या प्रभावशाली जो भी कुटुंब रहे होंगे, उनके जो नेता रहे होंगे, उनके जो कुटुंब के जो प्रधान रहे होंगे, वो अभिजन वर्ग मिला करके एक सभा नाम की वो बना देते संगठन। और ये जो सभा है वो राजा को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में कार्य में नियंत्रण करते थे, उसको बताते थे ये गलत है वो ये सही। तत्पश्चात हम बात करते हैं कि जो समिति थी उसमें सभी लोग, जन के सारे लोग थे उसमें शामिल होते थे। तो कोई सदस्यता की उस पर बाध्यता नहीं थी कि फला जन सदस्य है, फला जन सदस्य का नहीं है। सभी लोग जो थे जन के, क्योंकि बहुत छोटा समूह होता था अपने आप में, तो छोटे समूह के सारे लोग जो थे समिति के मेंबर होते थे। और समिति तब काम करती थी कि जब राजा निरंकुश हो जाए और राजा जन की भावनाओं के खिलाफ जाने लग जाए, तो ऐसी परिस्थिति में समिति को पोल किया जाता था, और समिति एक बड़े समूह के रूप में थी, तो उस समय राजा को हटाया जा सकता था। समिति का प्राय कम उसकी कहते कि मीटिंग होती थी, और साथ में कहते उसके द्वारा काम भी, नियंत्रण भी बहुत कम मात्रा में रहता था। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं राजा जब वंशानुगत होता गया, तो राजा वंशानुगत के साथ में उस पर क्या हो गया, इस पर लोगों का प्रभाव कम होता गया, उस पर कहते नियंत्रण कम होता गया, और धीरे धीरे राजा का प्रभाव बढ़ता रहा। क्यों? क्योंकि राजा के पास टैक्सेस वगैरह इकट्ठे होने लगे। राजा के पास जैसे धन इकट्ठा होता गया, उसने क्या किया कि अपने लिए बड़ा सेना इकट्ठा की, और धीरे धीरे उसने सेना की, क्योंकि उसके पास स्थायी रूप से सेना रखने का साधन या धन इकट्ठा हो गया था, तो उसने स्थायी सेना रखना प्रारंभ कर दी। और जब वो स्थायी सेना रखने लग गया तो वो निरंकुश हो गया, और उसने वंशानुगत राजनीति की स्थापना। तो इस प्रकार से ये प्रारंभिक शुरुआत थी हमारे यहाँ पर प्रशासन और शासन की। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि बौद्धकालीन व्यवस्था रही, जैनकालीन व्यवस्था रही, या रामायण और महाभारत, दो महत्वपूर्ण जो इपिक हैं हमारे महाकाव्य हैं या धार्मिक ग्रंथ है, उसके दौरान अनेक प्रकार की प्रशासनिक शासन व्यवस्थाओं के यूँ अलग से तो अध्ययन अध्यापन नहीं कहता, लेकिन चूँकि राजनीतिक प्रशासन के साथ में जुड़ी हुई है, प्रशासन जो है राजनीति का हिस्सा है, और जो बातें कही गई है वो सांस्कृतिक इतिहास के साथ साथ वहाँ पर राजनीति के बिंदु आते हैं। तो राजा को कैसे व्यवहार करना चाहिए, राजा के पास एक उसके लिए मंत्री परिषद होगी, राजा के पास में सेनापति होगी, सेना होगी। तो जो ढांचा बाद में डेवलप हुआ वो महाकाव्य में बताया गया है। और राजा को कौन कौन से काम करने चाहिए,
राजा को क्या उसकी ड्यूटीज होती है, राजा के क्या अधिकार होंगे, तो वो सारे जो चीज़ें हैं वो महाकाव्य काल में आकर आ जाती हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो महाकाव्यकालीन होगा वो वास्तव में जो प्रशासनिक के जो ढांचा या राजनीतिक ढांचा होगा प्राचीन काल का वो उसमें विकसित रहा है, और उसमें सेना के लिए अलग विभाग, रसद के लिए विभाग, टैक्स के लिए अलग विभाग, राजा के लिए अलग महल, उसकी व्यवस्थाएं, उसके परिचारिकाएं, उसका दूसरा कहते हैं कि राजा द्वारा जो धार्मिक कर्मकांड करते उसके लिए अलग अलग मंत्री और व्यवस्थाएं, राजा जो विभिन्न प्रकार के जन कल्याण के काम करता था, नहर, ये बावड़ी, तालाब बनाता था, उसके लिए अलग व्यवस्थाएं। तो इस प्रकार से महाकाव्य काल जब आ जाता है तो सुव्यवस्थित शासन और प्रशासन विकसित होता है। अब चूंकि प्राचीन काल में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक व्यवस्था है जिसका कहते हैं कि हमको हमारे पास में उपलब्ध है साक्ष्य, वो है मौर्य काल। मौर्यकालीन जो शासन की व्यवस्था रही उसके बारे में न केवल ऐतिहासिक प्रमाण है बल्कि खुदाई में मिले हुए जो अनेक सिक्के, अनेक शिलालेख और साथ में कौटिल्य का 1905 में मिला अर्थशास्त्र हस्तलिपि जो थी उसको बाद में श्याम शास्त्री ने उनको पब्लिश कराया। उसके बाद 1915 में उसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र जो महत्वपूर्ण रचना है उसमें प्राचीन कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका पूरा वर्णन किया गया है, और इतना सुस्पष्ट और इस प्रकार का वर्णन तात्कालिक परिस्थितियों में उस समय की जो परिस्थितियाँ रही जो बीसी की रही, क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य है वो 325 बीसी से लेकर के 176 बीसी तक, मतलब 250 साल तक का ये साम्राज्य रहा। और इस साम्राज्य के दौरान सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य रहा, उसके बाद में बिंदुसार रहा, अशोक रहा, अशोक का पुत्र रहा, अनेक राजा बने। और इस साम्राज्य की शुरुआत में माने की कौटिल्य, जिसको हम विष्णुगुप्त कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। और अर्थशास्त्र के बारे में बातचीत करना चाहे तो अर्थशास्त्र वास्तव में जिस इकोनॉमिक्स की बात करता है वो इकोनॉमिक्स की बात नहीं करता, बल्कि वो ये कहता है कि व्यवहारिक राजनीतिक तंत्र क्या हो। अर्थशास्त्र जिसकी हम एक तरह से बात करें तो अर्थशास्त्र वास्तव में कुछ तात्कालिक परिस्थितियों में व्यवहारिक राजनीतिक तंत्र किस प्रकार से काम करता है उसका सटीक वर्णन करता है। साथ में अर्थशास्त्र राजा की नियुक्ति, चयन, राजा के कर्तव्य उनके बारे में बातचीत करता है। उसके बाद में राजा के मंत्रिपरिषद उनके बारे में बातचीत करता है। राजा किस प्रकार से अधिकारी कर्मचारियों का चयन करेगा, चुनाव करेगा, उसके बारे में बातचीत करता है। और साथ में ही वो बाद में प्रशासनिक जो तंत्र है उस प्रशासनिक तंत्र में कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी होंगे, उनका चयन किस प्रकार से होगा, उन अधिकारी कर्मचारियों की वेतन, उनकी सुविधाएं, उनकी छुट्टी, उनका अनुशासनिक कार्रवाई, इन सब के बारे में बातचीत करता है। साथ ही चूँकि कौटिल्य ने कहा कि राजा जो है, जो शासन है वो दंड का धारक है, अर्थात बिना दंड के कोई व्यवस्था नहीं कर सकती। तो दंड का यहाँ पर दो अर्थ दिए गए हैं कि जो दंड का तात्पर्य है कि हमारी कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, इसको दंड का पर्याय दिया गया है। और दूसरा जो सेना है उसको दंड का पर्याय बताया गया है। तो कौटिल्य कहता है कि राजा है वो कौटिल्य दंड का धारक है, इसका मतलब वो कानून व्यवस्था का धारक है। और कानून व्यवस्था बनाए रखना, चीज़ों का संचालन करना प्रशासन से अधिक बेहतर कोई नहीं कर पाता है। प्रशासन ही वो तंत्र है जो चीज़ों का संचालन करता है। तो इस प्रकार से हम जब अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो उसमें ये सब बातें की जाएगी। और अर्थशास्त्र में क्योंकि कौटिल्य के बारे में लेकर के थोड़ा सा ये है कि कौटिल्य साहब कहाँ जन्म हुआ और कौटिल्य की कहलाता विष्णुगुप्त कौन है, चाणक्य कौन है, तो बेसिकली ये सब छोटे मोटे वो हैं। बेसिक बात यह है कि विष्णुगुप्त वास्तव में एक ब्राह्मण शिक्षक थे, आचार्य थे, और वो तक्षशिला में पढ़ाते थे। नालंदा में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। अब ये उनके जन्म के समय वो केरल की तरफ उनका वो कर्नाटक की तरफ उनका जन्म स्थान बताता है। तो पहाड़ी क्षेत्र में उनका जो तटीय हिमालय के तटीय क्षेत्र में वो तक्षशिला के पौधा का है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि वो उनका शायद अधिक संबंध जो है ना बिहार मगध के, जहाँ से ये शासन प्रशासन क्षेत्र का वहाँ उनका वो रहा है। और उन्होंने ही
अर्थशास्त्र की परिभाषा, चूंकि आज हम अर्थशास्त्र की परिभाषा कर देते हैं, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में 4 प्रकार की जो कला है या 4 प्रकार की जो विधाएँ हैं उसके बारे में बात की गई है। पहली बात है कि अर्थशास्त्र में आनुवंशिकी है। आनुवंशिकी मतलब है कि तर्क और शास्त्र की बात की गई है। अर्थ जितनी भी अर्थशास्त्र में जो बातें लिखी गई है, जो शास्त्र के बारे में, प्रशासन के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, सब वो तर्क और दर्शन पर आधारित है कि हम क्या दुनिया को देना चाहते हैं, क्या समाज देना चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, ये इसमें लिखा है। तो एक तो ये इसमें कि अर्थशास्त्र में जो भी बात लिखी गई है वो दर्शन और तर्क पर आधारित है। दूसरा, जो अर्थशास्त्र में जितनी भी बातें लिखी है वो त्रिआधारित है। त्रिआधारित का मतलब है कि धर्म, अधर्म और वेद, कि धर्म क्या कहता है और अधर्म क्या है और साथ में वेद क्या कहता है, वैदिक उदाहरण क्या है। तो कोटिल ने जितनी भी जो अर्थशास्त्र में बातें लिखी गई है वो उन्होंने कहते मनु, पाराशर, जो अनेक स्मृतियाँ बनी हुई है उस मनु को ग्रहण की है और उसका विकसित रूप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। तीसरा है कि अर्थशास्त्र में वार्ता की बात की। वार्ता का तात्पर्य है कि हमारा जो आर्थिक तंत्र है वो किस प्रकार से काम करता है। वो कहते हैं कि कुछ भाग है वो कृषि का काम करते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय में किस प्रकार के नियम कानून लगेंगे, बांट इवन दे, जो विनिमय सिस्टम है उसके बारे में उन्होंने बात की है और विनिमय सिस्टम में भ्रष्टाचार किस प्रकार से पाया जाता है, भ्रष्टाचार से कौन कौन से प्रकार हैं, किस प्रकार से निपटा जाए, इन तक की इसमें बात की है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने गूढ़ स्तर पर जा करके प्रशासन की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को समझा है। चौथी बात है कि दंड नीति की बात की है। तो मैंने कहा तर्क और शास्त्र की बात की गई है, फिर धर्म, अधर्म और वेदों की बात की गई है, फिर उसके बाद में कौन कौन से व्यवसाय और रूल की बात की गई है और चौथा है कि ये सब जो जनता का जो कारोबार है या समाज का जो कारोबार है उस पर नियंत्रण निर्देशन कैसे किया जा सके और शासन प्रशासन को किस प्रकार से चलाया जा सके, तो उस प्रक्रियाओं के बारे में अर्थशास्त्र में बात की गई है।